वेलकम बैक। डिले हुई क्लास स्टार्ट होने में। चलिए, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करके बताएंगे। आज मेरा पिक्चर भी आपके सामने दिखाई नहीं दे रहा होगा, टेक्निकल इशू है, इसे ठीक करने में टाइम लगा लेकिन अभी तक सुधरा नहीं है। तो चलिए कमेंट करेंगे, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करके बताएंगे ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है। चलिए, जो पिक्चर है वो आज शो नहीं कर पाएगा, टेक्निकल कुछ इशू है। और चलिए इसी पे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग। आज जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो डिप्रिसिएशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे डिप्रिसिएशन को। तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन क्यों लगता है और किस लिए ये आवश्यकता पड़ी, इन चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद आगे इसकी जो मेथड है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नोट करेंगे डिप्रिसिएशन, जो टॉपिक का नाम है वो आज का है वो डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन को हिंदी में कहते हैं ह्रास। और डिप्रिसिएशन लागू किस पे होता है वो ध्यान रखना आपको कि अस्थाई संपत्ति पे लागू होते हैं। अस्थाई परिसंपत्ति के मूल्य में कमी आती है और इस कमी को तकनीकी रूप से मूल्य के ह्रास कहते हैं। यानी कोई भी आपकी संपत्ति है, फिक्स एसेट्स हैं, इस पे एक समय अवधि के बाद इसकी जो वैल्यूएशन है उसमें क्या आती है, वैल्यूएशन में कमी आती है। तो इस कमी को क्या कहते हैं, हम लोग ह्रास कहते हैं। और इस कमी को आने का जो कारण है वह है किसी वस्तु का जो आपकी एसेट्स है उसकी क्षय होना, उसकी जो इफिशियंसी कमी होना। क्योंकि किसी चीज को हम यूज करेंगे तो उसकी जो इफिशियंसी है वो कम होती चली जाएगी, उसमें जो पार्ट है वो घर्षण होंगे, घिसेंगे और वो अपनी जो क्षमता है वो क्षमता से कम प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसीलिए वो क्या होते हैं, उसे ह्रास कहा जाता है। संपत्ति की, अस्थाई संपत्ति की जो मूल्य में एक निश्चित अवधि के बाद जो कमी आती है उसे ही हम लोग ह्रास कहते हैं। ह्रास आने का कारण आप लोगों ने देखा कि एक समय अवधि तक उसमें जो यूज होते हैं, यूज होने के बाद उसमें जो क्षय होंगे या घर्षण से कुछ उसकी प्रोडक्ट है वो टूटेंगे, घिसेंगे। तो इसके कारण क्या होते हैं, उस एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है और इस कमी को ही हम लोग ह्रास कहते हैं। तो देखेंगे डिफिनेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 याद रखना है आपको, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में किसका वर्णन किया गया है, डिप्रिसिएशन का वर्णन किया गया है। ये ध्यान में रखना है आपको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किसकी चर्चा करती है, डिप्रिसिएशन की चर्चा करती है, यानी ह्रास की आपकी चर्चा करती है। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। आईसीएआई जो है वह आपको इशू करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये साथ में आपको याद रखना है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और साथ में ये याद रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वह आपको आईसीएआई इशू करती है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने अभी देखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंतर्गत किसे डिस्क्राइब किया गया है, वो है डिप्रिसिएशन। यानी डिप्रिसिएशन की चर्चा जो है वह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में किया हुआ है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएआई। आईसीआई के फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। आगे देखेंगे,
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आईसीएमए का फुल फॉर्म, आईसीएमए का फुल फॉर्म याद रखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो लंदन के हैं। लंदन के अनुसार हरास का नियम दिया गया था, हरास पर संपत्तियों के वास्तविक मूल्य में से इसके उपयोग अथवा समय बीतने के कारण आई घटोतरी को कहते हैं। यानी हरास किसे कहते हैं? किसी भी संपत्ति की वास्तविक मूल्य में इसके उपयोग एवं समय बीतने के कारण आई घटोतरी, यानी जो उसमें कमी आती है, उसे हम लोग हरास कहते हैं। ये जो डिफिनेशन आपको आईसीए में दिया गया था लंदन के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको साथ में याद रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आईसीएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फुल फॉर्म में देखने को मिलते हैं, तो ये भी साथ में याद करते चलेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, इसके बाद आगे अब हम लोग चलेंगे। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिप्रिसिएशन की चर्चा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पूछा जाएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इशू बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आईसीएमआई का फुल फॉर्म। इन्होंने जो डिप्रिसिएशन का परिभाषा दिया है वो आपको ध्यान में रखना है। ह्रास पर संपत्ति के वास्तविक मूल्य में इसके उपयोग एवं समय बीतने के कारण आई घटोतरी को कहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि आपके पास कोई मशीनरी है, ये मशीनरी आपके है, और ये एक समय के बाद इसकी यूज के बाद क्या होगा, इसमें कमी आएगी, इसकी जो वैल्यूएशन है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसकी जो वैल्यूएशन में जो कमी आती है वही क्या है, आपको हरास होता है। हरास होने का कारण क्या है, इसकी एक समय अवधि के बाद इसमें जो उपयोगिता है उसकी कम हो जाती है, या इसकी जो प्रचलन है वो कम हो जाते हैं, या नया टेक्निक आपको आने पे भी इस वैल्यू का, इस एसेट्स का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल के रूप में देखेंगे कि डिप्रिसिएशन किस पे लगता है। तो ऐसे स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि डिप्रिसिएशन किस पे, फिक्स एसेट्स पे लगता है। एग्जांपल ऑफ द डिप्रिसिएबल एसेट्स, जैसे मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ट्रक, वैन, इक्विपमेंट आदि पे क्या है, डिप्रिसिएशन लगेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में डिप्रिसिएशन की चर्चा की गई है, ये ध्यान में रखना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है इशू बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई का फुल फॉर्म क्या होगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। आप लोग को 11-12 किए होंगे, तो आईसीएआई के बारे में आपकी जानकारी होगी, जो सीए की आपको सर्टिफिकेट देते हैं, आईसीएआई। चलिए आगे देख लेंगे। आईसीएमए का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे साथ में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो याद रखने वाली चीज है वो आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट था, और सेकेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। बाकी जो जिन वाली चीजें हैं वो आप लोग समझ गए होंगे। किसी भी जो फिक्स एसेट्स है उसकी मूल्य में कमी आती है, यानी स्वतः, उसे ही हम लोग हरास कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डिप्रिसिएशन का फीचर्स क्या। डिप्रिसिएशन एक समान हानि है, क्या है ये, जनरल लॉस है, कंपनी के लिए होना ही होना है, इसे कोई रोका नहीं जा सकता, यानी नॉर्मल ये हानि है, समान हानि है, ये ध्यान में रखना है। सेकंड आपको है, ह्रास से संपत्ति का मूल, गुण एवं मात्रा घटती है। यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि ह्रास से जो है संपत्ति एसेट्स का मूल है, या उसकी गुणवत्ता है, या उसकी मात्रा में क्या है, वह कमी होती है। डिफिनेशन से हमने देखा था कि संपत्ति के मूल या गुण, इसकी मात्रा में जो है वह कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ह्रास जो है वह गैर रोकड़ व्यय है, क्या है कि नॉन कैश एक्सपेंस है। आपकी डिप्रिसिएशन जो है नॉन कैश एक्सपेंस है, इस जिसका नगद भुगतान नहीं किया जाता है। जो डिप्रिसिएशन है वो उसका कोई नगद भुगतान कंपनी नहीं करते हैं, क्योंकि एक फिक्स एसेट्स है जो पहले ही खरीदा गया था, और उस पे यानी कैपिटल कैपिटल एक्सपेंस किया हुआ था।
वो अब ह्रास के रूप में उत्पन्न होता है। तो ये नन रोकड़ एक्सपेंस होते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है, इसका कोई नगद भुगतान नहीं होती है। फोर्थ नंबर का देखेंगे, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे डिप्रिसिएशन जो है वह है आपको कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया। तो इसमें जो ध्यान रखना है आपको ऑब्जेक्टिव में कि डिप्रिसिएशन जो है वह समान हानि है और डिप्रिसिएशन जो है कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए देख लेते हैं, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह नन कैश एक्सपेंस है। क्या है? गैर रोकड़ व्यय है। ये सभी चीज को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट हम लोग आगे अब चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ह्रास के कारण। हम लोगों ने डिफिनेशन से ही देख लिया था कि घिसावट या क्षय के कारण कोई भी आपकी एसेट्स है उसमें घिसावट होंगी या क्षय होंगी तो उसकी जो वैल्यू है वो कमेंगे, जिसके कारण ह्रास उत्पन्न होता है। सेकंड पॉइंट आपको है कानूनी अधिकार समाप्त होने पे। कानूनी अधिकार समाप्त होने पे जैसे हमने पेटेंट लिया है, पेटेंट लिया है तो एक समय अवधि तक आपको 10 साल के लिए पेटेंट दिया गया। कितने साल के लिए दिया गया? 10 साल के लिए पेटेंट आपको दिया गया है और इस समय अवधि समाप्त होने पे आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं उसकी वैल्यू नील हो जाएंगे आपके लिए, ये ध्यान में रखना है। तो एक 10 साल के बाद ये आपकी कानूनी अधिकार इस पेटेंट पे आपको समाप्त हो जाते हैं। जैसे डोमिनोज पिज्जा का आपने पेटेंट लिया है और 10 ईयर्स के लिए मिला है तो 10 ईयर्स आपके समाप्त होने पे ये आपकी जो कानूनी अधिकार है वो समाप्त हो जाती है इस पे। नेक्स्ट देखते हैं अपरचलन से। क्या है? अपरचलन से कोई भी आपकी क्या है एसेट्स है और इस एसेट्स में एक ऐसा समय आया कि इससे न्यू वर्जन का जनरेशन आ गया। क्या है? न्यू वर्जन का एसेट्स आए हैं। क्या है? न्यू वर्जन के आपको एसेट्स आए हैं। तो अभी इस एसेट्स में कितना है कि 2 यूटिलिटी आप यूज कर पाते हैं और नया जो वर्जन आया उसमें आपकी 100 यूटिलिटी यूनिट यूटिलिटी उत्सर्जन होती है। तो इसके ऑटोमेटिक है, इसका जो वैल्यूएशन है वो कम जाएगा, इसका प्रचलन कम जाएगा। तो प्रचलन के कारण भी जो है वह आपको ह्रास उत्पन्न होते हैं। और फोर्थ नंबर का पॉइंट है ह्रास उत्पन्न होने का असमान तत्व। असमान तत्व का मतलब है कि कोई संपत्ति आपके पास मान लेते हैं कंपनी की कार है और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तो दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भी इसमें क्या है असमान तत्व जो आते हैं उससे भी उस जो कार की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम जाएगी। वैल्यू जो है वह आपकी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे असमान तत्व में दुर्घटना भी आ सकते हैं या आपको जो लॉस बाय फायर्स होते हैं इसके कारण भी ये सब जो माने असमान तत्व ये हैं आपके, जिसकी एक निश्चित अवधि नहीं है कि कब क्या हो सकती है, वो असमान तत्व के रूप में आएंगे। तो यहाँ तक देख लिए। उसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। ह्रास के कारण को हम लोगों ने समझा। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछेंगे कमेंट करके। चलिए तो आगे चलते हैं। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है तो आसान सा टॉपिक है, इसमें सिर्फ आपको डिफिनेशन रखना है और अभी तक हमने जो आपको बताया था कि जिन चीजों को याद रखना उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के याद रखेंगे, बाकी सभी चीजों को ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अब डिप्रिसिएशन समझिए कि डिप्रिसिएशन क्या है, ह्रास क्या है। अब ह्रास को कैलकुलेट करने की विधि पे हम लोग आएंगे और ह्रास की कैलकुलेशन को देखेंगे जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोग देख लेंगे, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन अमाउंट। ह्रास की राशि की गणना की विधि हम लोग देखेंगे। समान रूप से जो है वह 2 विधि है। समान रूप से कितनी विधियां? 2 विधियां वो नोट करेंगे आप लोग। चलिए देखेंगे कि समान रूप से कितनी विधियां? 2 विधियां। इसके अलावा भी बहुत सारी विधियां हैं डिप्रिसिएशन निकालने के, तो वो आपको यूजुअल नहीं है। जैसे मूल ह्रास कोष विधि, बीमा
पॉलिसी विधि, दोहरा क्रमागत विधि, तो इन सभी का यूजफुल नहीं होता है। तो जनरली, और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि काउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ये भी कहा गया है कि आप यदि इस साल स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करते हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आपको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, बशर्ते कोई स्पेसिफिक यूजफुल आपको ना है इसे चेंज करने के लिए, ठीक है। यानी एक ही मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ह्रास निकालने की अनेक विधियां हैं, जो समानता जो दो विधियां वो यूजफुल आपका है, इसी पे आपको अकाउंटिंग यूजफुल किया जाता है, माने अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन निकाले जाते हैं। तो चलिए, आज तो पिक्चर नहीं है तो थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, देखते हैं। कुछ टेक्निकल इशू थे जिसके कारण सोल्व नहीं हो पाए। तो यहाँ पे नोट कर लिए होंगे, मेन जो है वह हम लोग देखेंगे ह्रास की विधियां देखेंगे कैलकुलेट करने की। फर्स्ट है आपको समान लेखा विधि और दूसरा है क्रमागत विधि। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड यानी SLM और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में भी SLM कहते हैं और WDVM भी इसे लिखते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे, दो ही विधि को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। बाकी आपकी मूल ह्रास विधि है, कोष विधि है, बीमा पॉलिसी विधि है, दोहरा लेखा क्रमागत विधि है, वो सभी को अध्ययन नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग आगे अब चलेंगे। फर्स्ट जो डिफिनेशन है वो देखेंगे, सीधी रेखा विधि को हम लोग देखेंगे। यदि सीधी रेखा पद्धति भी इसे हम लोग कहते हैं, सीधी रेखा विधि या पद्धति भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में हम लोग देखेंगे। ह्रास लगाने का यह सबसे पुराना और बहुत ही अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। यानी स्ट्रेट लाइन मेथड आपकी सिंपल मेथड है, यानी ह्रास निकालने का आसान सा तरीका इससे है, आसानी से स्ट्रेट लाइन मेथड से निकल जाते हैं। इसीलिए इसे क्या गया कि सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि यह सबसे पुरानी विधि है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड यानी सीधी रेखा विधि जो आपके यहाँ हुआ सबसे पुरानी विधि है एवं बहुत अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है ये, क्योंकि ये सरल विधि है, इसे कैलकुलेट करना आसान है। इस पद्धति में संपत्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में शून्य हो जाती है, या एक निश्चित अवशेष इसमें बचता है लास्ट में, ऐसे शून्य हो जाती है स्ट्रेट लाइन मेथड में। आगे देखेंगे, इसे हम लोग अस्थाई विधि भी कहते हैं, अस्थाई पद्धति भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वह आपको सिंपल है, यह सबसे पुराना है, वो याद रखना है आपको। और इसका प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है क्योंकि इसे कैलकुलेट करना आसान हो जाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको संपत्ति का मूल्य क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे एक निश्चित अवधि के बाद। नेक्स्ट देखेंगे इसकी फार्मूला पे चलेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड यानी वार्षिक ह्रास निकालने के लिए हम लोग देखेंगे जो आपकी संपत्ति की लागत है यानी कॉस्ट है माइनस अनुमानित अवशिष्ट। अब हमने अनुमानित अवशेष का मतलब कोई आपकी संपत्ति है, ये आपके माने मकान है, क्या है आपका ये मकान है, और इस मकान पे क्या है 50 वर्ष या 500 वर्ष के बाद आपको पता चलता है कि इसको 10 रुपया वैल्यू रह जाएगी, क्या है 10 रुपया वैल्यू रह जाएगी। तो यही आपको अनुमानित अवशिष्ट मूल्य है, यानी आपको क्वेश्चन में अनुमानित अवशिष्ट मूल्य दिया रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो सुन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो वार्षिक ह्रास की जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखना है। परिसंपत्ति की लागत माइनस अनुमानित अवशिष्ट मूल्य बटा परिसंपत्ति की अनुमानित जीवन का। अनुमानित जीवन काल का मतलब क्या हुआ कि कोई आपकी संपत्ति है और इस संपत्ति को आप मानते हैं कि ये 100 वर्ष चलेगा या 500 वर्ष चलेगी, 500 वर्ष चलेगी, तो इस 500 वर्ष को हम लोग अनुमानित जीवन काल कहते हैं। तो वार्षिक ह्रास का फॉर्मूला देख लिए, कॉस्ट माइनस अवशेष बता अनुमानित ईयर। सिंपल याद रखेंगे, कॉस्ट माइनस अवशेष, कॉस्ट माइनस रिमेनिंग वैल्यू बटा ईयर्स। यहां तक देख लिए। ऐसा तो फॉर्मूला यहाँ पे याद रखेंगे, परिसंपत्ति की लागत जो प्रॉपर है और माइनस अनुमानित अवशिष्ट मूल्य बटा परिसंपत्ति की अनुमानित जीवन का। तो शॉर्ट में आप लोग याद रखेंगे कॉस्ट माइनस अवशेष,
को क्या कहेंगे, रिमेनिंग वैल्यू जो बचेगी लास्ट में, और लाइफ ऑफ ईयर, जीवन काल, उस वस्तु की जीवन काल। तो जो भी आपको याद रखना है, जिस तरह से फॉर्मूले को याद रखेंगे, लेकिन आपको याद रखना कि परिसंपत्ति की लागत माइनस अनुमानित विशिष्ट मूल बटा परिसंपत्ति की अनुमानित जीवन काल। नेक्स्ट आपका है कि अब वार्षिक ह्रास निकाल लेंगे, यानी साल में कितना ह्रास लगेगा वो निकाल लेंगे। तो ह्रास की दर उससे हम लोग निकाल सकते हैं। ह्रास की दर का मतलब है कि एक तरह से ये प्रॉफिट दर ही है, जैसे प्रॉफिट का फॉर्मूला रखता है उसी तरह से ह्रास की दर भी उसी सेम बेसिस पे ही आते हैं। यहाँ पे देखें ह्रास की दर बराबर क्या होगा, वार्षिक ह्रास बटा जो है लागत गुने 100। जैसे यहाँ पे लाभ लिखते हैं तो लाभ रहता है तो ऊपर में लाभ लिखते हैं, वैसे ही वार्षिक ह्रास है, और नीचे क्या है लिखते थे लाभ वाले फॉर्मूले में क्रय मूल, इसी तरह लागत मूल है और गुना 100 करते हैं। तो सेम ये भी आपको याद होना चाहिए। ह्रास की दर निकालना है तो ह्रास का अमाउंट बटे कॉस्ट इंटू 100। यहाँ तक देख लिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चलेंगे आगे। फॉर्मूला आसानी से याद होगा, लाभ की जो फॉर्मूला होती है वो आपको याद होगा, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या, लाभ बटा क्रय मूल गुना 100। उसी तरह से ह्रास है तो ह्रास मूल बटा कॉस्ट गुना 100। ये सिंपल सा है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए याद करने में। नेक्स्ट जो ऊपर वाले थे ह्रास, वार्षिक ह्रास आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे देख लिए कि कॉस्ट माइनस अनुमानित लाभ बटा 100, यानी जो आपकी कॉस्ट थी उसको हम लोग ईयर में डिवाइड कर देंगे, जितने साल का है उसमें डिवाइड करते हैं तो आपको वार्षिक ह्रास निकल जाएंगे। आगे हम लोग एग्जाम्पल से इसे समझेंगे, एग्जाम्पल से चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि परिसंपत्ति का मूल लागत 3 लाख रुपया है, जो आपकी एसेट्स का मूल लागत है वो 3 लाख रुपया का। इसका उपयोग जीवन काल दिया रहेगा 10 वर्ष है, एवं अवशिष्ट मूल आपको 50 रुपया लगाया गया है। प्रति वर्ष लगाए गए ह्रास की राशि एवं ह्रास की दर निकालना है, यानी दोनों फॉर्मूला को यूज करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको क्वेश्चंस में बताया गया कि एक आपकी एसेट्स है जिसका लागत मूल्य 3 लाख रुपया है, इसका उपयोग कितने साल कर सकते हैं, 10 वर्ष तक कर सकते हैं, एवं अवशिष्ट मूल्य जो है वह आपको 50,000 रुपया लगाया गया है। तो ह्रास की राशि निकालना है, तो ह्रास की राशि निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो आप लोग पुट करेंगे, लागत क्या है, लागत माइनस क्या हो जाएंगे, अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य बटा जीवन काल, जीवन काल। यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, लागत कितना दिया हुआ है वस्तु का, यानी एसेट्स का परिसंपत्ति का 3 लाख रुपया, कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपया, और अवशिष्ट मूल्य आपको कितना दिया हुआ है 50,000 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पे 50,000 रुपया पुट करेंगे, और बटा जीवन काल क्वेश्चन में कितना है 10 ईयर दिए हुए हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 3 लाख आपको है, में 50,000 घटाएंगे तो 2,50,000 रुपया आएंगे, और बटा 10। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएंगे तो कितना आ गया आपको 25,000 रुपया। तो क्वेश्चंस में अगर ह्रास की राशि आपको पूछेगी तो ह्रास की राशि कितना आ गया है, वो आ गया है 25,000 रुपया। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत, 25,000 रुपया ठीक है, सौरभ जी का आ गया। तो आसान है, डिप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो आपको आसान है। तो इसमें ध्यान रखना है कि ह्रास निकालने के लिए क्या है, लागत माइनस जो अवशिष्ट मूल्य, जो लास्ट में जो वैल्यू बचेंगे उसे घटा देंगे, और बटे जीवन काल, यानी जो भी ईयर्स आपको रहेंगे उसे हम लोग लिखते हैं बटे में, और सॉल्व कर देंगे, आपको ह्रास की राशि निकल जाएगी। अब हम लोग ह्रास की दर देखते हैं। तो ह्रास की दर, ह्रास की दर को हम लोग देखेंगे। ह्रास की दर में क्या हो जाएगा, ह्रास की राशि लिखेंगे ऊपर, ह्रास बटा लागत गुना 100। तो ह्रास की राशि कितना है यहाँ पे लिख देंगे, ह्रास की राशि यानी जो ईयरली वार्षिक राशि है उसकी बात कर रहे हैं, वार्षिक राशि ये निकली है 25,000 रुपया। तो यहाँ पे 25,000 लिखेंगे, और लागत आपको कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, मूल लागत 3 लाख रुपया है,
3 लाख रुपया इंटू 100 को 100 पुट कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 से 30 और 20 से ये 20 कट गया, तो आपके सामने कितना बचा? 25/3। इसे सॉल्व कर लेंगे। 8 तिया का 24 और 3 तिया का 9, 3 तिया का 9, यानी जो वार्षिक दर ह्रास कहा हुआ है आपको 8.33% आए हैं। 8.33% आए हैं। चलिए, सौरभ जी का कमेंट है 8.33। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। स्ट्रेट लाइन मेथड फार्मूले पे है और बेसिक फार्मूला है। लागत माने जो भी लास्ट में जो वैल्यू का मूल बचेगा उसको घटा देना है, और जितनी ईयर्स का उसका जीवन काल है उस संपत्ति का, उसे बटा में करके कैलकुलेट कर लेते हैं। जब ये वार्षिक ह्रास निकला है, यहाँ पे जो निकला हुआ वार्षिक ह्रास का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, यानी 1 साल में कितना लगेगा? 25,000 रुपया ह्रास लगेंगे। और स्ट्रेट लाइन मेथड में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ईयर आपको 25,000 लगे हैं, तो सेकेंड ईयर भी 25,000 ही लगेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में यही है कि वार्षिक वैल्यू निकालने के बाद जो ह्रास की अमाउंट है एवरी ईयर समान रहेंगे। 25,000 रुपये एवरी ईयर लगेंगे। और दर भी, अगर दर पे चलेंगे तो सेम है उसमें भी कि वार्षिक दर आपको 8% है, तो सेकेंड ईयर का जो वार्षिक दर होगा वो भी 8%, थर्ड ईयर का भी 8%, इसलिए इसे स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है। ऐसे देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड को यदि ग्राफ से समझना चाहेंगे तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हम लोग। अभी तक हमने क्या देखा कि जो आपकी, मान लेते हैं ये 2019 है, 2020 है, 2021 है और ये 2022 है। यहाँ पे अमाउंट की राशि नीचे ईयर लिखा हुआ है और ऊपर में डिप्रिसिएशन का अमाउंट 5,000 है, 10,000, 15,000 और 20,000 और ऊपर में 25,000। इस तरह से आपको ग्राफ देखते होंगे बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2019 के मान लेते हैं, ये जो एंट्री है वह 2019 के बारे में बताया गया। तो 2019 में कितना अमाउंट लगा है? 25,000 रुपया का डिप्रिसिएशन लगा। नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड में 2020 में भी आपको 25,000 रुपया ही लगेंगे। 2021 में जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो आपको कितना लगेंगे? 25,000 ही लगेंगे। और आपको 2022 में 25,000 लगेंगे। यानी एवरी ईयर जो है वह 25,000 लगते रहेंगे। कितनी साल तक? 10 साल तक। तो टोटल वैल्यू वो आपको 2,50,000 रुपया आ जाएंगे। जैसे 25,000 1 साल का है तो 10 साल का कितना आएगा? 2,50,000 रुपया आ जाएंगे। यानी इतना का डिप्रिसिएशन लग जाएगा। जो शेष वैल्यू, जो अब शेष वैल्यू ये 50,000 रुपया बचा रह जाएंगे। तो इसे देखेंगे कि अभी ये ग्राफ के माध्यम से जब हम इस पे रेखा ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से रेखा ड्रॉ होते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को जो है वह आपको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा गया है। क्या कहा गया? स्ट्रेट लाइन मेथड कहा, यानी सीधी रेखा विधि। इसलिए इसे कहा जाता है। ग्राफ की जो आकृति है उसके आधार पे से स्ट्रेट लाइन मेथड कहा गया है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड आपको आसानी से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला याद रखना है और बस मान को पुट करके आगे बढ़ते चलना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन है परिसंपत्ति का मूल लागत वह है जो आपका 1,50,000 रुपया दिया हुआ है। इसका उपयोगी जीवन काल जो है 10 वर्ष है। अवशिष्ट मूल्य आपको 50,000 रुपया लगाया गया है। प्रति वर्ष लगा लगाए हर्ष, यानी प्रति वर्ष हर्ष की राशि बताना है। यानी प्रति वर्ष यहाँ पर देखेंगे ह्रास की राशि क्या होगी एवं ह्रास की दर निकालें। तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। समझ में आया है तो सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। तो चलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड से इसे आपको सॉल्व करना है। वार्षिक ह्रास की राशि निकालेंगे। क्या है? वार्षिक ह्रास की आप राशि निकालेंगे। जल्दी से आप लोग निकालेंगे। आप सभी को कमेंट आना चाहिए। लागत
चलिए, जूही परवीन का आ गया है, सौरभ जी का आ गया है, जल्दी से कमेंट करेंगे। लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य 50,000 रुपया बटा ईयर जीवन काल, तो कितना हो जाएगा? 1 लाख घटाएंगे ऊपर वाले को तो 1.5 लाख में से 50,000 जाएंगे तो 1 लाख बटे 10, तो आपके ये अमाउंट है वो 10,000 रुपया। चलिए, जूही परवीन का सही है, सौरभ जी का सही है। आप सभी का कमेंट करेंगे, कमेंट आप लोग करेंगे जिससे पता चलेगा कि आपकी जो इस टॉपिक पे पकड़ है वो है कि नहीं, वो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे। वार्षिक ह्रास की जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखेंगे, लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य बटे जीवन काल, और ह्रास की दर आप लोग निकाल के बताएंगे। नेक्स्ट आपको पूछा गया था ह्रास की दर, क्या पूछा गया? ह्रास की दर, तो ह्रास की दर कैलकुलेट करके बताएंगे जल्दी से। तो वार्षिक ह्रास बटा कॉस्ट इंटू 100, ये आपको फॉर्मूला है। चलिए, जूही परवीन का 6.66 आया है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 3030 यहाँ से ये हो गया, तो आपके जो आ गया वैल्यू वो 100/15, इसे हल करेंगे। 5 का 90 और 10 यानी 100 चलिए, जूही परवीन का आंसर सही है। जो प्रतिशत दर है वो आपको 6.66 है। तो उम्मीद है कि स्ट्रेट लाइन मेथड आपको समझ में आया होगा। सौरभ जी का भी कमेंट है 6.66। किन्हीं को कोई दिक्कत तो कमेंट करके पूछेंगे, उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। चलिए, यहाँ तक समझ गए हैं तो आगे अब हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे सीधी रेखा विधि के लाभ। आपको बताना है कि सीधी रेखा विधि के क्या लाभ है। तो सबसे पहले हम लोग देखा कि इसे यूज करना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसका उपयोग क्या है? सरल है। अभी आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि बहुत आसानी से निकल जाती है, इसमें ज्यादा दिमाग कुछ लगाना नहीं पड़ता। प्रतिवर्ष लाभ हानि खाता में समान राशि जाती है। क्या है कि जो आपने 25,000 निकाला था, तो एवरी साल जो डिप्रिसिएशन है वो 25,000 ही रहते हैं, तो समान राशि जाएंगी। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? चलिए, जल्दी से बताएंगे, किन्हीं को कोई परेशानी? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करेंगे वह आपको डिमिनिशिंग मेथड करेंगे। क्या है? क्रमागत विधि जो है उसके हम लोग प्रयोग करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखेंगे, जिससे कि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहेगी। आप हमने आज जो हमने किया है स्ट्रेट लाइन मेथड की है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रमागत विधि को देखेंगे। तो क्लास को हम लोग यहीं पे रखेंगे आज। स्ट्रेट लाइन मेथड आपकी सिंपल है, और एक बार आप लोग रिवीजन फिर से कर लेंगे, क्या क्या याद रखना वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले देखेंगे कि हरास का मतलब क्या है, कि जो आपकी फिक्स एसेट पे हरास लगती है, इस पे की जो वैल्यू है वह समय के अनुसार घटती जाती है, जिसके कारण ये जो वैल्यू कमती है उसे ही हरास करते हैं। नेक्स्ट था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जो है वह आपको डिप्रिसिएशन की चर्चा की है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में ही बताया गया कि जो मेथड आपने लगाया है वो एवरी ईयर लगाना है। यदि आपको चेंज करना है तो स्पेशल नोटिस देके चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंतर्गत डिप्रिसिएशन की चर्चा है, और ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखेंगे अकाउंटेंट्स एस लगा हुआ है ऑफ इंडिया, तो ये सभी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ICMA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और यहाँ पे देख लिया लास्ट वाली जो पॉइंट है कि डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे है कि जो डिप्रिसिएशन है वो समान हानि है, जनरल लॉसेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये गैर कैश व्यय है, यानी नन कैश एक्सपेंसेज है। ये जो डिप्रिसिएशन है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग डिप्रिसिएशन के कारण क्या है। घिसाव है, क्षय, कानूनी अधिकार समाप्त होना, अप्रचलन में आना और असमान तत्व है।
नेक्स्ट देखेंगे ह्रास की जो विधियां थी, 2 विधियां जनरली रूप से हम लोग अध्ययन करेंगे, सीधी रेखा विधि और क्रमागत विधि। सीधी रेखा विधि को एसएलएम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में हम लोग देखा क्या सबसे पुरानी विधि है और बहुत ही उपयोग में की जाने वाली, क्योंकि ये आसान है, आसानी से निकाल जाता है डिप्रिसिएशन, इसलिए बहुत ही से उपयोग किया जाता था और सबसे पुरानी विधि आपको यही है। इसकी जीवन काल जो है वह शून्य हो जाती है। इसे अस्थाई विधि भी कहा जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड को अस्थाई विधि भी कहते हैं, इसका अन्य नाम भी है। और इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, वार्षिक ह्रास बराबर जब संपत्ति की लागत माइनस अनुमानित विशिष्ट अवशिष्ट मूल बटा परिसंपत्ति की अनुमानित जीवन काल, और ह्रास की दर हम लोग देखा जस्ट लाइक प्रॉफिट रेशियो था, प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं उसी फॉर्मूला पे ये भी है। तो ह्रास की दर क्या है, वार्षिक ह्रास बटे लागत मूल इंटू 100। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन के माध्यम से एग्जांपल्स किए हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं पर रखेंगे, क्रमागत विधि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिससे आपकी जो हौज पौज की जो समस्या वो नहीं उत्पन्न हो पाए। टेक केयर, बाय बाय। और कोई क्वेरी है तो पूछ लेंगे।